हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 19, द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन सोशो इकोनॉमिक सेक्टर। इस चैप्टर की हम इसमें एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। पहला है शॉर्ट आंसर्स देने हैं जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपके ऊपर है, आपको लगता है ये आंसर्स लॉन्ग है क्योंकि वन लाइन आंसर्स नहीं है, इसलिए कुछ तो इसमें डिटेल देना पड़ेगा। आपके ऊपर है, आपको ये लॉन्ग लगते हैं तो आप इसको अपने हिसाब से कट शॉर्ट कर सकते हैं। कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, सर्कमस्टेंसेस मीन हालात होते हैं कि जब पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस जो है वो मीनिंगलेस लगने लगती है, तो हमें आजादी मिली है वो एक तरह से उसका कोई मायने नहीं रह गए, बेमानी हो गई। तो कुछ ऐसे जो हालात होते हैं जब पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हमें मीनिंगलेस लगती है, तब पहला होता है कि इकोनॉमिक डिपेंडेंस दूसरी कंट्रीज पे। तब हम अपनी कंट्री में इतना फाइनेंशियली अपने आप को ग्रो नहीं कर पा रहे कि हमें पैसे की कमी हो रही है और ऐसे में हमें दूसरी कंट्रीज के ऊपर निर्भर होना पड़ रहा है अपनी कंट्री को चलाने के लिए। दूसरा होता है लगातार कल्चरल सब्जुगेशन या कोलोनियलिज्म। आप अपने जो कल्चर है या अपने जो कल्चरल हमारे को एक तरीके से कंट्रोल में किया जा रहा है, हमें दूसरा हम पे जो है वो शासन कर रहा है। जैसे कोलोनियलिज्म यानी कि बाहर की कंट्री वाले आके हमारी कंट्री के ऊपर हम पे रूल कर रहे हैं और जैसा चाह रहे वैसा हमसे करवा रहे हैं। पॉलिटिकल तौर पे इंस्टेबिलिटी यानी अस्थिरता होना, करप्शन बहुत ज्यादा, चीजों में एक तरीके से जो होता है ना कि चीजें सही सिस्टम से नहीं चल पा रही हैं, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। जो नई इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनी है उसके अंदर ना तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और करप्शन बहुत ज्यादा है। लैक ऑफ सोवर्निटी, सोवर्निटी मतलब हमें अपनी कंट्रोल नहीं है, आजादी नहीं है कि हम जो क्रूशियल डिसीजन मेकिंग एरियाज हैं, जैसे हमारा डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है या ट्रेड है, उसमें हम कोई भी डिसीजन ले पाए। हमें इतनी छूट नहीं है, इतनी आजादी नहीं है कि हम इस तरह के एरियाज में खुले उससे डिसीजन ले पाए। साथ ही साथ जो डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज चाहिए उस तक आइदर या तो हम बहुत सीमित हैं संसाधनों को लेकर या फिर हमारी उस तक कोई पहुंच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बेसिक ह्यूमन नेसेसिटीज क्या होती है, जो हम इंसान हैं उनकी जो मूलभूत जरूरतें हैं वो क्या क्या है। तो इसमें आते हैं आपके, सबसे पहले हमें चाहिए शुद्ध पानी, साफ पानी जिसको जो पीने योग्य हो, पोषण युक्त खाना, न्यूट्रिटिव फूड चाहिए, पर्याप्त मात्रा में कपड़े हो कि उनसे शरीर ढका जा सके, रहने के लिए एक छत हो, अगर तबीयत खराब हो तो इतना हो कि हम बीमार हैं तो हम अपना इलाज करवा सके और सही इलाज, साफ सफाई, सैनिटेशन, एजुकेशन, शिक्षा और सेफ्टी और सिक्योरिटी यानी हमारी सुरक्षा और जो है एक तरीके से कि हमारा प्रोटेक्शन हो, उस चीजों की ये जरूरतें एक बेसिक ह्यूमन नेसेसिटीज में काउंट होती है। वैसे कहते हैं जैसे रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान तो चाहिए, इसके अलावा ये सब चीजें भी जो है ये बहुत ज्यादा बेसिक ह्यूमन नेसेसिटीज में आती है। थर्ड क्वेश्चन है जो व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ उसका क्या फायदा हुआ। तो व्हाइट रेवोल्यूशन से क्या क्या फायदे हुए, सबसे पहले तो क्या हुआ, जो मिल्क प्रोडक्शन था यानी जो दूध उत्पादन था वो बढ़ गया। इससे क्या हुआ, जो डेयरी इंडस्ट्री थी उसकी काफी ग्रोथ हुई। जो पब्लिक है अब उसको एक न्यूट्रिटिव फूड मिल रहा है तो उसका न्यूट्रिशन जो है खुद का इंप्रूव हुआ। साथ ही साथ जो हेल्थ है उसमें काफी सुधार आया, आपको दूध जो है वो रेगुलर एक इजीली मिलने लग जाए क्योंकि मिल्क का जो उत्पादन है वो बढ़ गया है। तो उससे क्या होगा, आप दूध पिएंगे, आपको सेहत बनेगी आपकी, तो आपका न्यूट्रिशन लेवल जो है वो भी बेटर होगा। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, ग्रोथ हुई एग्रीकल्चर सेक्टर की, एक्सपोर्ट्स बढ़े, जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट हुई, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव हुआ रूरल एरियाज में, और एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के मौके देने के कारण जो विमेन है वो भी अपने आप में एम्पावर्ड हुई, सशक्त हुई। फिर आता है क्या सोर्सेज हैं इनकम के, गवर्नमेंट जो होती है उसके इनकम के सोर्सेज क्या क्या है, किसी दो सोर्सेज के बारे में आपको लिखना है। तो जो सोर्सेज है इनकम के उसमें आता है टैक्स से रिलेटेड जो इनकम होती है,
नॉन टैक्स इनकम होती है, रेवेन्यू जिसे बोलते हैं, और बोरोइंग्स। हम यहाँ पे बात करते हैं दो सोर्सेज जो इनकम के हैं, उसमें पहला लेते हैं हम इनकम टैक्स। ये एक ऐसा डायरेक्ट टैक्स है जो इंडिविजुअल हो, कंपनी हो या कोई और एंटिटी हो, उसकी इनकम के ऊपर लगाया जाता है। गवर्नमेंट क्या करती है, इनकम जनरेट करती है टैक्स करके, एक जो परसेंटेज है लोगों की इनकम का उसके ऊपर टैक्स करती है, जो कि काफी हद तक पब्लिक सर्विसेज और वेलफेयर प्रोग्राम्स में उसके उस फंड से मदद मिलती है। यानी कि गवर्नमेंट जो है इनसे इनकम करके जो पब्लिक सर्विसेज है या जो वेलफेयर प्रोग्राम्स है उनको और बेटर तरीके से चला पाती है, क्योंकि उसको इससे फंड मिल जाता है। दूसरा है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे हम जीएसटी बोलते हैं। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के ऊपर लगाया जाता है। जीएसटी सिस्टम जो है टैक्स कलेक्ट करता है हर स्टेज पर जो एक सप्लाई चेन होती है, और उसको पे किया जाता है जो एंड कंज्यूमर होता है उसके द्वारा। गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू जनरेट करती है, अगेन जो वैल्यू है गुड्स की या सर्विसेज की जो कंज्यूम्ड होती है इकोनॉमी के अंदर, उसकी एक परसेंटेज जो है उससे कलेक्ट करती है। मतलब जो भी वैल्यूज है गुड्स की, सर्विसेज की, हमारी इकोनॉमी में जो यूज होती है, कंज्यूम होती है, उनके परसेंटेज से जो है गवर्नमेंट है वो उसको कलेक्ट करके रेवेन्यू को जनरेट करती है। अब इसके बाद आते हैं राइट शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स है तो अगेन थोड़ा सा तो डिटेल देना होगा। गवर्नमेंट का क्या रोल है एजुकेशन और हेल्थ की फील्ड। एजुकेशन और हेल्थ दो ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जिनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है ओवरऑल डेवलपमेंट में नेशन। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन फील्ड में, और इसकी जो इंटरवेंशंस होती हैं, दखलंदाजी से जो है क्वालिटी और जो एक्सेसिबिलिटी है इन सर्विसेज तक, उस पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले देखते हैं एजुकेशन की फील्ड में क्या होता है। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि हर एक को एजुकेशन मिले, हर कोई शिक्षित हो, भले ही उसका कोई भी इकोनॉमिक या सोशल स्टेटस। अब ये इसको कैसे करती है, क्योंकि ये पब्लिक एजुकेशन जो सिस्टम्स हैं उनमें इन्वेस्ट करती है, जिसमें आते हैं बिल्डिंग्स करना, स्कूल्स को बनाना, टीचर्स को हायर करना, करिकुलम डेवलप करना, और साथ ही साथ फाइनेंशियल असिस्टेंस देना स्टूडेंट्स को जिनकी उसको जरूरत है। गवर्नमेंट साथ ही साथ एजुकेशन सिस्टम को रेगुलेट करती है, निगरानी रखती है, ताकि ये इंश्योर हो सके कि जो स्टैंडर्ड्स हैं वो प्रॉपर मीट हो रहे हैं और क्वालिटी एजुकेशन जो है वो लोगों को मिल रही है या बच्चों को मिल रही है। दूसरी तरफ हेल्थ की फील्ड में देखा जाए तो गवर्नमेंट ये भी रिस्पॉन्सिबल होती है इंश्योर करने के लिए को एक क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज। अब इसके लिए वो इन्वेस्ट किसमें करती है, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में, जिसमें आता है कि आपके हॉस्पिटल्स और क्लिनिक आना, हेल्थ केयर प्रोफेशनल को हायर करना और मेडिकल इक्विपमेंट्स और मेडिसिन को प्रोवाइड करना। तो भी गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, मॉनिटर करती है, ताकि ये इंश्योर कर सके स्टैंडर्ड्स जो है वो मीट हो रहे हैं और क्वालिटी हेल्थ केयर जो है वो लोगों को डिलीवर हो रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है प्रमोट करने में हेल्थ और एजुकेशन को, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। अब इसके लिए वो क्या करती है, पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को लागू करती है जो हेल्दी लाइफस्टाइल्स को प्रमोट करते हैं, डिजीज फैलने से रोकते हैं, और हेल्थ केयर एजुकेशन जो है वो पब्लिक को प्रोवाइड करवाती है। फिर आता है चेंजेस जो एग्रीकल्चर में हुए। एग्रीकल्चर में भी बहुत चेंजेस आए हैं कुछ पिछले दशकों से, और उसके कई सारे कारण रहे। पहला, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कंज्यूमर की डिमांड में बदलाव आया है, गवर्नमेंट की जो उनमें चेंज हुआ है। तो इसमें जो कुछ खास जो चेंजेस हैं एग्रीकल्चर में वो बात करते हैं। सबसे पहले आता है मैकेनाइजेशन। मशीन्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। ट्रैक्टर्स हैं, हार्वेस्टर्स हैं और मशीन उन्होंने मैनुअल लेबर की जो नीड है उसको कम किया है और स्पीड और स्केल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाया है। तो आता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जेनेटिक इंजीनियरिंग के कारण साइंटिस्ट जो हैं अब वो क्रॉप्स जो हैं उनको जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं, उनको ज्यादा रेजिस्टेंट बना रहे हैं पेस्ट और डिजीजेस के मुकाबले में, और इससे क्या होता है, पैदावार ज्यादा होती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो भी जो है काफी हद तक इम्प्रूव हुई है। शिफ्ट इन क्रॉप प्रोडक्शन,
शिफ्ट आया है क्रॉप प्रोडक्शन में। ट्रेडिशनल क्रॉप से अब हाई वैल्यू क्रॉप्स जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नट्स है। ये चेंज जो आया है, ये आया है चेंजिंग क्यों कारण, क्योंकि कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है उसके कारण बदलाव आया है। साथ ही साथ डिमांड जो बढ़ गई है हेल्थियर और ज्यादा डाइवर्स फूड ऑप्शंस के कारण जो है ये बदलाव आया। फिर आता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। लगातार जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में इंटरेस्ट जो है वो बढ़ रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है, जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट था फार्मिंग का वो कम हो रहा है, जबकि यील्ड्स वो मेंटेन है और ज्यादा बेहतर हो रही है। ये जो प्रैक्टिसेस है इसमें आते हैं आपके क्रॉप रोटेशन, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज होना। फिर हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है एग्रीकल्चरल सेक्टर में ग्लोबलाइजेशन का रोल। क्योंकि एग्रीकल्चर अब सेक्टर ज्यादा ग्लोबलाइज्ड हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड है, ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल एग्री बिजनेसेस हैं, ये एक्सपेंशन के कारण नतीजा क्या हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा उस फूड की पैदावार करनी है जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। फिर आता है नेक्स्ट सेगमेंट, एक्सप्लेन करना है। डेवलपमेंट एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में वो बताना है और उसका असर क्या होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे फार्मर्स। तो डेवलपमेंट जो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में है उसके कारण बहुत सारी इंप्रूवमेंट है प्रोडक्टिविटी में, एफिशिएंसी में फार्मिंग। नतीजा पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है जो लिविंग स्टैंडर्ड है फार्मर्स के। यहाँ देखते हैं कुछ तरीके बताए गए हैं। पहला है क्रॉप्स की जो यील्ड्स है, प्रोडक्शन है वो बहुत बढ़ गई, पैदावार। फ्रूट, सीड्स, फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करने से जो क्रॉप की यील्ड्स है वो बढ़ गई है, इससे इनकम जो है फार्मर्स की और ज्यादा हो गई। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, डेवलपमेंट होना नई क्रॉप वेराइटीज का, उसके कारण फार्मर्स जो है अपने क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, हाई वैल्यू क्रॉप्स को उगा सकते हैं जैसे फ्रूट, वेजिटेबल्स या कैच क्रॉप। फिर आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री टेक्निक्स जो है उनके डेवलपमेंट के कारण ब्रीडिंग जो है वो हाई यील्डिंग लाइफ स्टॉक की हो रही है और उसके कारण क्या होता है, वो ज्यादा मिल्क होता है, मीट होता है और बाकी जो प्रोडक्ट्स है। एक्सेस टू क्रेडिट, रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट के कारण फार्मर्स को आसानी से क्रेडिट मिल जाता है और वो अपने फार्म्स में इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों जरूरत है एडिशनल टैक्स सर्टेन आइटम्स पर लगाने की। तो ये जो डिसीजन है कि एडिशनल टैक्स जो है कुछ आइटम्स पर लगाया जाए वो जो है गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है कई सारे फैक्टर्स के कारण, क्योंकि उनको रेवेन्यू की रिक्वायरमेंट होती है, पब्लिक पॉलिसी गोल्स होते हैं और इकोनॉमिक कंसंट्रेशंस को देखते हुए वो लोग डिसीजन लेते हैं कि कुछ एडिशनल टैक्सेस जो है सर्टेन आइटम्स पे लगाए जाएं। अब ये जो रीजंस दिए गए हैं ये क्या क्या है, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के लिए ये रेवेन्यू जो है इस्तेमाल किया जा सकता है गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को फंड करने में, पब्लिक सर्विसेज को और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को। डिस्करेज करना कंजम्पशन को, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक हेल्थ को और एनवायरमेंटल गोल्स को प्रमोट करना, जैसे कि शुगरी ड्रिंक्स है या कार्बन एमिशन कंजम्पशन को कम किया जाए। सोशल इश्यूज को एड्रेस करना, जो क्या कहते हैं इनकम इनइक्वालिटी है उसको कम करना, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना। जैसे कुछ कंट्रीज हैं वहां पर पिंक टैक्स लगता है कुछ आइटम्स पे जो कि खास तौर से वुमेन के प्रति होते हैं और इसके लिए होता है ताकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको एड्रेस किया जा सके। फिर आता है मार्केट फेलियर्स को एड्रेस करने के लिए नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, टैक्सेस जो है टोबैको प्रोडक्ट्स पे वो क्या करेंगे, हमारे जो नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट्स हैं स्मोकिंग से जुड़े हुए उनको जो है रोकने के लिए इस तरीके के टैक्स लगाए जाते हैं। तो गवर्नमेंट को जो है बैलेंस करना पड़ता है जो नीड है उसकी रेवेन्यू की और पॉलिसी गोल्स के साथ, और साथ ही साथ ये भी देखना पड़ता है कि जो टैक्सेस हैं इसका असर क्या होगा कंज्यूमर्स पे, बिजनेस पे और ऑन द होल इकोनॉमी पे। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स क्या है एक इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन में। जो स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन है इसको बोलते हैं सिज। ये वो डेजिग्नेटेड एरियाज हैं जो हमें कुछ बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स देते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को एनकरेज कर सके और इंडस्ट्रीज को डेवलप कर पाए। अब स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन में अगर हम इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो बेनिफिट्स क्या होते हैं,
पहला होता है टैक्स इंसेंटिव, यानी कि आपको छूट मिलती है, कमी आती है आपको या कमी दी जाती है कस्टम ड्यूटीज में, इनकम टैक्स में, वैल्यू एडेड टैक्स में और बाकी टैक्सेस में। तो काफी हद तक जो कॉस्ट है बिजनेस को करने की उसको कम करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जैसे पावर है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो कि बिजनेस को हेल्प करता है टाइम बचाने में, पैसा पर खर्च करने में, लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशन जो लगता है। आपकी स्किल्ड लेबर तक पहुंच होती है, जो स्किल्ड और ट्रेन वर्कर्स होते हैं, ये एक तरह से उनकी जहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे लोग अवेलेबल होते हैं वहां तक पहुंच हो पाए, जिससे क्या होता है बिजनेसेस को सही टैलेंट मिलते और वो अपनी जरूरतों को पूरा कर पाए। गवर्नमेंट सपोर्ट, को ज्यादातर गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है और ये जो है एक रेगुलेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट जो है देता है, साथ ही साथ एक्सेस देता है फाइनेंसिंग और बाकी रिसोर्सेज के। फाइनली आता है प्रॉक्सिमिटी, सप्लायर्स और मार्केट। ये जो सिज हैं ये ज्यादातर लोकेटेड होते हैं जहां सप्लायर्स और मार्केट्स बहुत पास होते हैं। इससे क्या होता है बिजनेस में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आती है और उनकी पहुंच जो है नई मार्केट तक हो पाती है। ये था आपका चैप्टर नंबर 19, उसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन। आपको अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर।